कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। आप कह रहे हैं भैया बताइए आप कैसे भ्रष्टाचार रोकिएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? आप बताइए। जब लोग ही पैसा लेकर वोट देंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? दुनिया में जितने देश हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, खत्म तो शायद कहीं नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जो देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, उन देशों का जाकर अध्ययन कीजिए। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं दुनिया में, वहां भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, उन देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम है। कैसे उन्होंने कम किया? उन्होंने 4 बातें करी थी। पहली बात, उन्होंने ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है। ईमानदार जनप्रतिनिधि, किसी के माथा पर तो लिखा नहीं है कि कौन ईमानदार है कौन चोर है। ईमानदारी तब आएगी जब अपने जनप्रतिनिधि को आप अकाउंटेबल बनाइएगा कि भैया तुम चोरी करोगे, तुम गलत करोगे, काम नहीं करोगे तो अगली बार तुमको हरा देंगे। तो धीरे धीरे लोग सुधरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में ही नल जल में लूट हुआ तो जितना वार्ड सदस्य लोग लड़े थे सब चुनाव हार गए, तो अगली बार चोरी करने से थोड़ा पहले डरेगा। लेकिन बिहार में विधायक कितना भी लूट ले जात के नाम पर, वोट तो आप उसी को दीजिएगा। आपका सांसद कितना भी बड़ा चोर हो, वोट तो उसी को आपको देना है। उन देशों ने अपने जनप्रतिनिधियों को अकाउंटेबल बनाया, अच्छे लोगों को चुना। दूसरा उन्होंने काम क्या किया कि सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण किया। बिहार में आप और हम सुनते हैं अफसरशाही बहुत है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके अगल बगल के 4 अफसर ही पूरा राज्य चला रहे हैं। पूरा जो सत्ता है, पूरा जो संसाधन है वो 4-5 लोगों के हाथ में ही है। कहने के लिए मंत्री परिषद है, कहने के लिए विधायक है, कहने के लिए मुखिया सरपंच प्रमुख हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं है। 5 अफसर बैठकर जो निर्णय लेते हैं वही सब लोग को करना है। तो सत्ता और संसाधन दोनों का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकारों को 1/3 विकास का राशि पंचायती राज के माध्यम से खर्च करना है। और बिहार में पिछले 30 वर्ष में कुल 3-3.25% पैसा ही पंचायती राज के माध्यम से खर्च हो रहा है। सब अफसर खर्च कर रहे हैं। तीसरा, इन देशों ने क्या किया? उन्होंने बड़े पैमाने पर जन भागीदारी की बात करी। अभी बिहार में कोई अगर योजना केंद्र सरकार की चल रही है, आपको पता ही नहीं है कि योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। आयुष्मान कार्ड बट रहा है, आधी जनता बिहार की उसको पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड चलाने वाले लोग हमसे आकर मिलते हैं कि भैया कैंप लगाते हैं, जाते हैं, समझाते हैं, फिर भी लोग कार्ड नहीं बनवा रहा है। किसान को 6,000 रुपया मिलना है, 6,000 से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी 6,000 किसान नहीं ले रहा है। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं या जो आपके लिए बनी है वो आपकी जानकारी में नहीं है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। और चौथा, उन देशों ने टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। फिर मैं नल जल का उदाहरण दूंगा। सरकार ने 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया नल जल पर। अगर सरकार ने 200-300 करोड़ रुपया लगाकर, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वैसे अगर नल जल में भी स्मार्ट मीटर लगा होता तो पटना में बैठकर सरकार को ये जानकारी होती कि कितने बजे मीटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, कितना पानी किसने कंज्यूम किया। तो ये 4 चीज करके ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। पहला, सही प्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इन चारों के समायोजन से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई आकर कह रहा है नेता, अरे हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे, तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है या खुद बड़ा मूर्ख है। ये संभव नहीं है। आपने देखा इस देश में जन लोकपाल का नाम आया कि ये कानून बनेगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो लोग इसका आंदोलन किए वही लोग भ्रष्टाचार में जेल में गए हैं। अगर इतना आसान होता तो आप समझिए देश, पूरे दुनिया में सैकड़ों देश हैं, आप ही और हमको सबसे ज्यादा बुद्धि है। दूसरे देश वाले जब लोकपाल नहीं बना देते और सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि बस एक कानून बनाए और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये सतत प्रक्रिया है।
जैसे जैसे व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाइएगा वैसे वैसे भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। जैसे जितना आपका व्यवस्था अकाउंटेबल नहीं होगा उतना आपको भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नेता इसलिए भ्रष्टाचार कर रहा है कि उसके मन में हारने का डर नहीं है। उसको मालूम है कि बिहार की जनता हम कितना भी लूटपाट मचा ले अंत में आकर वोट हमको ही देगा। जाति के नाम पर दे या लालू के डर से दे या भाजपा के डर से दे, वोट हम ही को देगा। पूरे देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां देश की 1/3 इकोनॉमी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य 1/3 देश की इकोनॉमी इन्हीं 5 राज्य में है। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा वाले पार्टियों का शासन है, अलग अलग उनकी टोपोग्राफी है, डेमोग्राफी अलग अलग है। बावजूद इसके एक चीज कॉमन है 5 राज्य में। 5 राज्य में कॉमन यह है कि पिछले 78 साल में कोई भी नेता वहां 10 वर्ष से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। वहां पर जनता हर 5 वर्ष पर उनको पलटते रहती है। तो नेता सब डर के मारे काम करता है कि काम नहीं करेंगे जनता हटा देगी। तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में तरक्की हो रहा है, फिर भी जनता वहां पलट रही है। और बिहार में 30-35 साल से लालू ने की सी है, फिर भी हम लोग को उसी को वोट देना है। तो भाई कैसे सुधार होगा? नहीं सुधार होगा। अगर सुधार चाहिए तो नेताओं को के मन में आपको वोटर क्या डर बैठाना पड़ेगा कि भाई काम नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ वोट करेंगे। अब एक अंतिम बात, कुछ लोग कहता है भाई जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, जनसुराज पर क्यों भरोसा करें। जैसे पहले का लोग आकर बढ़िया बोला, गलत काम किया तो जनसुराज भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जनसुराज पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि चुनाव से पहले तो सब आदमी अच्छे बोलता है। फिर आपको क्यों जनसुराज को चुनना चाहिए? हम आपको बता रहे हैं क्यों चुनना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और आप हर डॉक्टर से यहाँ लखीसराय, बेगूसराय, पटना सब दिखाकर थक गए। डॉक्टरों ने कह दिया आपकी बीमारी लाइलाज है, इसका कोई दवा नहीं है, भैया आप दवा अब खान पान में संयम रखिए, जीवन जैसे चल रहा है चलाइए, अब ये रोग ठीक नहीं होगा। आप उदास होकर घर बैठ जाइएगा। एक दिन डॉक्टर साहब फिर फोन करेंगे आपको कि भाई जरा आइए, एक नई दवा आई है, पूरा प्रमाणित तो नहीं है लेकिन 20% संभावना है कि शायद ये दवा आपके रोग को ठीक कर दे। आप भागते हुए डॉक्टर के पास जाइएगा, चलिए साहब 20% चांस है, हमको ट्राई करके देखिए। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो भैया जो पहले के दल हैं यहाँ, जो राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, ये वो एक्सपायर दवा है जिसको आपने खाया, पिया, टेस्ट कर लिया, देख लिया, जान गए कि इससे सुधार नहीं होने वाला है। जनसुराज नई दवा है जो शायद काम कर जाए, शायद काम न भी करे, इसलिए इसको ट्राई कीजिए। अगर ट्राई कीजिएगा नहीं काम करेगा 5 वर्ष के बाद, फिर अपना वही एक्सपायरी दवा पर चले जाइएगा। लेकिन कम से कम ट्राई तो करो भाई। अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। आपने बात कहा गठबंधन की, तो भाई मेरे हमने 25 बार कह दिया, न पहले गठबंधन न बाद में गठबंधन। 2025 में भी नहीं, 2029 में भी नहीं। आप 25 के चक्कर में पड़े कि गठबंधन की सरकार है, इसी का दौर है। अरे भाई, राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का व्यापार नहीं है। एमएलए एमपी बनकर, हमको मंत्री बनकर बालू शराब का ठेका नहीं लेना है। जितना पैसा एमएलए मंत्री जीवन भर में कमाएगा उतना पैसा भगवान के दया से हम लोग साल भर में कमाते हैं। हमको पैसे के लिए यहाँ राजनीति करने और एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं है। बिहार के लड़के हैं, इसी मिट्टी में जन्म हुआ है, यहीं से पले बढ़े हैं, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं, तो एक ये भावना है कि इस मिट्टी का कर्ज अदा करें और हो सके तो सुधार के लिए प्रयास करें। एमएलए एमपी बनने से क्या होगा? और राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। इस देश के सबसे बड़े नेता, जितने भी आप बड़े नेताओं को जानते हैं, आजादी से पहले जिन लोगों ने इस देश की नींव रखी है, उनमें ज्यादातर नेता तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं। गांधी जी तो एमपी एमएलए बने नहीं, तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति समाज की आवाज बनना भी है।
राजनीति समाज के विषयों को उठाना भी है। हम एमएलए एमपी नहीं हैं, फिर भी इस राज्य में हमारी ताकत, राजनीतिक ताकत है कि नहीं है। हम जा रहे हैं, 1000 आदमी खड़ा होता है, हम जाते हैं सुबह शाम तक, पत्रकार हमसे बात करने के लिए लाइन लगा खड़े हैं, जितना एमएलए एमपी से ना समझे। तो हम लोग राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको एमएलए बनकर जल्दी से सरकार बनाना है, कोई घबराहट नहीं है। आपको बिल्कुल एक चीज बता दें, जब तक मैं इस व्यवस्था से जुड़ा हूं, इसके ईमानदारी और इसके शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे जीते या हारे। उसमें कोई सवाल ही नहीं है चेंज होने का। और हमारे कहने पर मत जाइए। हम लोग हिंदी में कहते हैं कि कथनी पर नहीं, करनी को देखिए। कथनी पर मत जाइए, बोलने को तो सब अच्छा ही बोल रहा है, जो हम कर रहे हैं उसको देखिए। हम 2.5 बरस 3 बरस से यहाँ पैदल चल रहे हैं। लोग क्या कहा है, अरे भाई कितना दिन चलेंगे, थक जाएंगे। कोई कह रहे तो बिजनेसमैन आदमी है, भाग जाएंगे। अरे भाई 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर गांव गांव जाड़ा गर्मी बरसात पैदल चले कि नहीं चले? दल 1 करोड़ लोगों को मिलाकर बनाया कि नहीं बनाया? फिर चुनाव आएगा, उसमें देखिएगा अभी 243 लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सत्य की एक अपनी ताकत है, वो समय के साथ धीरे धीरे अपने आप लोगों को दिखेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, हमको कोई घबराहट ही नहीं है। दूसरे क्यों घबराए हुए भैया, कौन गठबंधन कीजिएगा? अरे भाई हमको 10 वर्ष लगेगा, हमको कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। हम लोग रास्ते में चलते हैं, कोई आदमी आग कहता है भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी लड़के कह रहे हैं भैया एकदम हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, आज नहीं तो कल भविष्य तो आप ही का है, जनसुराज का ही है। हम अपने मन में हंसते हैं। देखिए आकर भले मन से आदमी कहता है कि भैया लगे रहिएगा, समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। कितना बड़ा मूर्ख है, वो कह रहा है कि 30 वर्ष से हमारा जीवन नरक है, 5 वर्ष और रहेगा, 10 वर्ष के बाद सुधरेगा। अरे भाई आपको तो कहना चाहिए भैया कल बदलाव होना चाहिए। वो आके कह रहा है कि होगा जरूर लेकिन 10 वर्ष में होगा। मतलब हम लोग 30 वर्ष से कुचा कर अभी मन नहीं भरा है, 10 वर्ष और कुचाएंगे तब जगेंगे। अरे भाई प्रशांत किशोर का जीवन तो बढ़िया चल रहा है। हमारा लड़का तो आज भी देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। आपकी जिंदगी परेशान, आप जिंदगी से परेशान हैं, आप यहाँ के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, आप शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो आप 10 वर्ष और क्यों बर्बादी में रहना चाहते हो भाई? कोई दूसरा आदमी कहता है कि अच्छा इनको 5 वर्ष देख लो, तब आपको कहना चाहिए भाई यहाँ 35 वर्ष से कुचाते कुचाते मन भर गया है, अब कम से कम कोई एक विकल्प दिखाए, जल्दी पकड़ेंगे इसको कि 5 वर्ष और इंतजार करेंगे। लेकिन बिहार का आदमी है, धीरे धीरे ही सुधरेगा। गाय जमा हुआ है, उस पर दौड़ने जाइएगा, फर्श पर गिर जाइएगा, हाथ पे टूट जाएगा। काई जब लग जाती है फर्श पर, उसको बैठकर झाड़ू से ईंटा से बैठ के रगड़ना पड़ता है। तो वैसे बिहार के लोगों के चेतना पर काई जम गई है, उसको बैठकर साफ करना पड़ेगा और तभी सुधार होगा। सुधार तब होगा जब समाज जगेगा। बिना समाज को जगाए समझाए कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई दल बिहार को सुधार नहीं सकता है। अगर कोई कह रहा है कि हम सुधार देंगे तो सिरे से मूर्ख बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। 13 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता कोई एक व्यक्ति नहीं बन सकता है। 13 करोड़ लोग नहीं सुधरना चाहेंगे तो कोई एक आदमी आके सुधार देगा? ये संभव है। एक ही उपाय है कि उन 13 करोड़ लोगों को धीरे धीरे समझाया जाए, और उसमें कोई अगर 2-2.5 करोड़ आदमी भी जिस दिन जान जाएगा, मतलब 10 में 3 भी। कई बार लोग कहते हैं भैया अभी हमको एक साथी मिला, बहुत बेचारा मोटरसाइकिल रोक के हमको शीशा खुलवा, कहा भैया अभी जमीन पर और लोगों का जानना बाकी है और मेहनत करना पड़ेगा। मेरे भाई जमीन पर अंतिम आदमी भले न जनसुराज को जाने, जनसुराज को चुनाव जीतने के लिए 10 में 3 आदमी को जानना जरूरी है। मोदी जी को देश भर में कितना आदमी वोट दिया है? 10 में 3, 31% वोट मिला है, मतलब 10 में 3 आदमी वोट दिया है। तो अगर 10 में 3 आदमी भी जनसुराज को जानता है और वो जाति की चिंता न करे, वो पैसे पर न बिके, वो व्यवस्था बदलने के लिए तैयार हो जाए, तो जनसुराज की व्यवस्था बन जाएगी, एक नई व्यवस्था कायम हो जाएगी। तो अंतिम आदमी जान जाए तब सुधार होगा, ऐसी बात नहीं है। जनसुराज की ताकत हो या न हो, जिस दिन देश आजाद हो रहा था, आजादी से बड़ी तो कोई चीज नहीं है।
जिस दिन देश आजाद हो रहा है, समझिए कि आज 15 अगस्त 1947 है, तो भी उस दिन भी हजारों लोग जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के सैलरी पर काम कर रहे थे और आप पर, हम पर, हमारे पूर्वजों पर गोली चला रहे थे, जिस दिन जान रहे कि देश आजाद हो रहा है। आज अंग्रेज छोड़कर जा रहा है, फिर भी अंग्रेजों के कहने पर गोली चला रहा था कि नहीं चला रहा था? ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज का सेना खत्म हो गया था और अंग्रेज के सेना में सब अंग्रेज थोड़ी नहीं थे, तो सब भारतीय ही लोग थे। किसी भी विचारधारा से आप 100% लोगों को नहीं मना सकते हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन के लाने के लिए 25-30% आदमी भी अगर तैयार हो जाए तो परिवर्तन संभव है। इसलिए अगर बिहार में आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो दूसरा क्या कर रहा है उसकी चिंता छोड़िए, अपना शुरुआत कीजिए। आप गलत नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा। मैडम ने कहा कि जाति इसलिए है कि यहाँ पढ़ाई नहीं है, इससे बड़ा कोई गलत बयान ही नहीं हो सकता है। यहाँ इसका कोई कोरिलेशन, कोई प्रमाण नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी कम जातिवादी है। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा जाति का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ये भ्रम है लोगों का, ये लोगों का भ्रम है कि पढ़ा लिखा आदमी बेहतर वोटर है। हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं। मनमोहन सिंह जी अपने जीवन में एक ही चुनाव लड़े। मनमोहन सिंह जी जीवन में एक चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। लोकसभा का एक चुनाव मनमोहन सिंह जी लड़े, वो चुनाव हार गए। हारे किससे? भाजपा का एक अदना सा कार्यकर्ता उनको हरा गया। लेकिन मनमोहन सिंह जी कहां चुनाव लड़े थे? वो झंझारपुर, लखीसराय, मुंगेर से नहीं लड़े थे। मनमोहन सिंह जी ने वो चुनाव लड़ा था दक्षिण दिल्ली से, जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कंस्टिट्यूएंसी है। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कंस्टिट्यूएंसी के वोटरों ने मनमोहन सिंह को हराकर एक अदना से कार्यकर्ता को जिता दिया। अगर मनमोहन सिंह झंझारपुर से हार गए होते, मुंगेर और मधुबनी से हार जाते, तो लोग कहता बिहार में तो जाट है इसीलिए सब मनमोहन सिंह को हरा दिया। ऐसी बात नहीं है। हम लोग गांव देहात में कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत होशियार थी। लड़का हमारा पढ़ लिख गया है लेकिन है बड़ा लंपट। पढ़ाई का सीधा सरोकार समझदारी से नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई अगर आप ये बात कह रहे हैं तो तेजस्वी का 9वीं फेल पर काहे बोलते हो? ये आपको समझा देते हैं क्यों बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई और समझदारी का कोई कोरिलेशन नहीं है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत समझदार हो सकता है। तेजस्वी के 9th फेल होने की बात इसलिए कहते हैं कि अगर परिस्थिति बस आर्थिक सामाजिक किसी वजह से आप पढ़ लिख नहीं पाए, ये संभव है। इस देश में तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री कामराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनको जेल में डाल दिया गया, नहीं पढ़ पाए। लेकिन जब आपके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका आर.के. पुरम, डीपीएस आर.के. पुरम में आपको पढ़ने के लिए डाला गया, उसके बावजूद आप 9वां नहीं पास कर पाए, इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। चलो मान लो उस समय कहते भाई हम पढ़ नहीं रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, चलिए क्रिकेट खेलने चले गए। क्रिकेट खेल के जब लौटे, आप देखते हैं समाज में कि जिसको पढ़ाई के प्रति श्रद्धा है, जो पढ़ाई की महत्ता को समझता है, उसको जीवन में जब पहले अवसर नहीं मिलता है, बाद में जब अवसर मिलता है, कॉरेस्पॉन्डेंस से भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। कई बच्चियां आपको मिलेंगी जो बताएंगी कि हमारे माँ बाबूजी नहीं पढ़ाए, शादी हुआ तो हमारे ससुर या हमारे पति ने हमको पढ़ाया। तेजस्वी यादव को जीवन में कभी पढ़ने के प्रति कोई चेतना जगी ही नहीं। अरे भाई अभी से पढ़ लेते, कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेते। ये दिखाता है कि उस आदमी की शिक्षा के प्रति उसका नजरिया क्या है। उस आदमी को शिक्षा की कोई महत्ता ही नहीं है। और बिहार जैसे राज्य में जब तक हम लोग अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक गरीबी से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि 9वां फेल आदमी है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है, भाई तुम अभी से मैट्रिक पास कर लो, कौन रोक रहा है? अभी इतनी उम्र तो हुई नहीं है। 30-35 वर्ष में आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो भाई मैट्रिक का एग्जाम दे दीजिए। ये शिक्षा के प्रति उनका नजरिया दिखाता है कि माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, सारी सुविधा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो जब उस नजरिया का आदमी मुखिया बन जाए तो बिहार में शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं देगा, और जब शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा तो आपके हमारे बच्चों का कल्याण नहीं होगा।
इसलिए बात करते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई होने से लोग हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे या पढ़ाई लिखाई करने से अगला पिछड़ा नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा कम्युनल हैं। कई ऐसे आप घटना देखिएगा, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा हिंदू मुसलमान कर रहा है, ज्यादा अगला पिछड़ा कर रहा है। तो मेरे भाई, आप अपने में सुधार कीजिए। और एक बात अंतिम समझिए, ये प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही बच्चे को पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर सुधारने वाला नहीं। सिर्फ ये कहते रहने से कि बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, प्रकाश नहीं होगा। किसी न किसी को दिया जलाना पड़ेगा। इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है। हमने आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दिया कि बालू को रोकने के लिए क्या कीजिएगा, कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में करप्शन है, क्या कीजिएगा। जब तक जड़ नहीं सुधरेगा तब तक आप स्वस्थ पौधे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जड़ में बात यह है कि समाज को सही प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। जाति, धर्म और पैसे पर अपना वोट मत बेचिए। अगर अपने जात वाले को भी देते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने वोट की सही कीमत लगाइए। अगर आप दूध बेचते हैं, 50 रुपए का दूध अपने जाति वाले को देते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। आप अनाज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके जात वाले को आप मुफ्त में सामान बेच रहे हैं। तो जब 50 रुपए का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं दे रहे हो, तो लाखों रुपए का वोट काहे के लिए मुफ्त में दे रहे हो भाई। अपने जात वाले को देना है दीजिए, कि भूमिहार है, कि कुशवाहा है, कि पंडित है, उनको दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे अपने वोट का कीमत तो मांगिए। अपने बजा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों की जो समझ है, जो आपका चरित्र है, जो आपका तरीका है, वो न सुधरने वाला है। वो उसको सुधरना ही नहीं। हम लोग को सुधरना ही नहीं। इस सभागृह में बैठे हुए साथियों का सवाल सुनिए। लोगों ने कहा यहाँ बालू का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बालू माफिया है। पहले तो छोटे लोगों को नौकरी रोजगार मिलता था, अब तो बड़ी कंपनियां काम करती हैं। कोई सज्जन ने बताया कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। कुछ साथियों ने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल बर्बाद है, बिहार में तो कोई सोचने ही वाला नहीं है, यहाँ पर लोगों को बेरोजगारी बहुत है। सब बात तो आपको पहले से मालूम है। तो आप जरा ये बताइए कि आपके इस क्षेत्र में विधायक महोदय कितने बार से जीत रहे हैं, कितने साल से जीत रहे हैं? 25 साल। कितने साल से? 25 साल। कितने साल? 15 साल। तो मेरे भाई, आप इतना कष्ट से पीड़ित हैं, तो फिर विधायक महोदय 15 साल से जीत कैसे रहे? उनको वोट क्या पंजाब के आदमी आकर दे रहे हैं? आपने जो कहा भैया, कैसे सुधरेगा? सुधरेगा तब जब आप सुधरना चाहिएगा। आपको सुधरना कहाँ है? बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, 5 वर्ष बैठ के बकैती करना है। बिहार में लोगों को बकैती करना है। सुबह से शाम तक लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है। लेकिन किसी भी गांव में किसी चौक चौराहे पर बैठ जाइए, 5 आदमी को बैठा दीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, सारे देश की राजनीति आपको बता देगा। हम गांव में चलते हैं, देखते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं, कहता है भैया गाजा और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है उसका क्या परिणाम निकलेगा। गांव में बैठ के उसको चिंता है कि गाजा और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है, भैया गाजा का क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप ले लेगा क्या गाजा? आप हंसिए मत, लोग ये पूछते हैं गांव में कि सोवियत रूस और यूक्रेन में भैया जो लड़ाई हो रहा है इसका परिणाम क्या होगा। ये बिहार के लोगों की काम करने की, उनके जीवन की शैली है। अच्छाई भी है और इसमें बहुत बड़ी बुराई भी है। अच्छाई ये है कि इस मिट्टी में ये ताकत है, जैसे गुजरात के लोगों को बिजनेस व्यापार की समझ है, वैसे बिहार यूपी के लड़कों को राजनीति की समझ है। लेकिन इस समझ का इस्तेमाल कीजिएगा तब तो कुछ होगा। 5 वर्ष बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जात दिखेगा कि अपना जात का कौन नेता खड़ा है। उस दिन ना आपको
ब्लॉक में भ्रष्टाचार दिखेगा, ना थाने में कोई गलती दिखेगी, ना आपको सड़क और शिक्षा में कोई कमी दिखेगी। और अगर दिखती तो आप 15 साल से एक ही आदमी को कैसे जिता रहे हैं? लोग जब निरुत्तर हो जाते हैं कहते हैं हमारे पास तो भैया विकल्प नहीं है, क्या करें? जानते तो हैं कि ये खराब है, लेकिन लालू जी को तो नहीं दे सकते। उस समय तो अपहरण रंगदारी बहुत था, कम से कम उससे जान तो बचा हुआ है। मेरे भाई, जितने लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, जरा ईवीएम पर जाकर देखिए कि वहां पर नोटा लिखा हुआ है कि नहीं है। नोटा क्यों लिखा गया है? नोटा का प्रावधान क्यों किया गया? आपके जैसे लोगों के लिए किया गया कि अगर जितने प्रत्याशी खड़े हैं कोई ठीक नहीं है तो नोटा दबाओ। आप कहते हैं कि नोटा दबाएंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा। अगर आपने नोटा दबाया होता, अगर आपने नोटा दबाया होता, सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलता तो यहां फिर से चुनाव होता, अपने आप प्रत्याशी बदल गए होते, आपको नए विकल्प मिलते। आपको तो देना नहीं है। कोई आदमी अच्छा खड़ा हो जाए तो पूरे बिहार में, और खासकर ये जो पूरा टाल एरिया है, कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो लोग अपने घरों में, दुकान में, ऑफिस में बैठ के हंसता है, यार आदमी तो अच्छा है लेकिन चलेंगे नहीं, मोकामा बाढ़ बड़ैया में तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो उस पर आप हंसते हैं, अरे चली हम बिहार में ना चली हम, मोकामा में तो आदमी चाहिए मजबूत। तो भैया जब आदमी चाहिए मजबूत, तो भी मजबूत जब जीत कर आएगा तो आपके लड़के से घोड़ा दौड़ाएगा, आपको किताब आपके बच्चों को नहीं पकड़ाएगा। आप गलत चुनिएगा तो गलत ही पाइएगा। आप चुनिएगा गुंडा बदमाश और सोचिएगा कि हमारा व्यवस्था अच्छा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। ना पहले हुआ है ना आगे होगा। जो चीज के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं वो चीज तो मिल रही है। आज तो अभी हम पहली बार आए हैं यहाँ, लेकिन जहां पर भी हम गए हैं, हम अपने सभाओं की शुरुआत ही 2 सवाल से करते हैं कि भाई बताओ और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 100% लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। पढ़ाई रोजगार काहे नहीं होना चाहिए? चाहे आप किसी जाति के हो, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसान हैं, नौकरी करने वाले हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब कहता है ना भाई पढ़ाई तो होना ही चाहिए। उसको पता नहीं कि तो अगला सवाल क्या है। फिर उससे पूछते हैं भाई अपना अपना बच्चा के सर पर हाथ रख के बोलो कि कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो? आज तक 5000 गांव में एक भी आदमी नहीं कहा कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे हो तो काहे इतना लंबा लंबा प्रपंच गा रहे हैं? ए भैया पढ़ाई सुधरना चाहिए। काहे सुधरना चाहिए? वोट दिए थे राम मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बन गया। वोट दिए आप यहाँ पर 5 किलो अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। वोट दिए शौचालय के लिए, तो शौचालय में कितनों लूटपाट हुआ है, शौचालय का पैसा आया ही है। वोट दिए सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर बटा है। वोट दिए मोदी जी का भाषण सुनकर, तो गुजरात में विकास हो रहा है। जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा, लोकतंत्र की ताकत को समझिए। लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत जो है उसको आपकी समझ ही नहीं है। आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जब गुजरात जाते हैं तो वहां पर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जब बिहार आते हैं तो लालू के जंगल राज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 4 किलो अनाज की बात करते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को विकास नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को जाति चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आप चाहे लखीसराय के हैं कि मुंगेर के हैं कि चंपारण के हैं कि मधुबनी के हैं, यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। खाली 5 वर्ष बैठ के बतियाना है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप कितनी भी चर्चा कर लीजिए, नेताजी को घर में बुलाकर 4 गाली दे दीजिए, 4 जूता मार दीजिए, जब तक आप उसको वोट दे रहे हैं उसको कोई शिकायत नहीं है। भाई 4 जूता मार लो, वोट दो पहले, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वोट आप देवे कीजिएगा, क्या चिंता करने की जरूरत है।
और ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप खुद जाकर देखिए कि आपके विधायक 15 साल से जीत क्यों कैसे रहे, और अगर जीत रहे इसका मतलब है कि भाई यहां पर सब कुछ अच्छा है। लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसका एकमात्र पैरामीटर है कि वो आदमी जीते या हारे। तो जब आपका प्रतिनिधि बार बार, सिर्फ विधायक नहीं, आपके सांसद महोदय का भी वही हाल है, कई बार से जीत रहे हैं, जोड़ लीजिए पिछला कई साल से। यहां पर अंत में होता यह है कि 5 वर्ष गाली गलौज करने के बाद लोग आकर यही कहते हैं कि अच्छा चलिए कितना खराब है तो चलो लालू से तो अच्छे है, चलो इसी को दे दो। तो बेकार का इतना लंबा लंबा बात मत कीजिए। भाई साहब हमारे जो जिले के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दीपक, इन्होंने कहा कि बड़ी समस्या यह है कि जाति से लोग नहीं निपट पा रहे। पिछले 2.5 वर्ष में सबसे ज्यादा यही सवाल हमसे पूछा गया। अच्छा प्रसाद जी, आप तो बहुत राजनीति समझते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जाति से कैसे निपटिएगा? इससे बड़ा कोई भ्रम फैलाया ही नहीं जा सकता है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है। ये आपको ऐसा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, प्रसाद जी आपको नहीं बुझा रहा है, यहाँ कमरे में बैठे हुए जितने लोग हैं, जरा बताइए 6 महीने पहले अभी चुनाव हुआ है, आप लोगों ने वोट दिया है लोकसभा में। लोकसभा में वोट ज्यादातर लोगों ने मोदी के नाम पर दिया है ना भाई, मोदी के नाम पर दिए हैं। तो मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, हमको जरा बता दीजिए। मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं? आपने कहा कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, तब बिहार में मोदी के जाति का तो एको आदमी है नहीं रहा है, तो वोट दे कौन रहा है मोदी को? दोनों बात कैसे हो सकती है? आप कह रहे नहीं भाई चलिए मोदी को हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया है, राष्ट्रवाद के नाम पर दिया है, प्रधानमंत्री के लिए दिया है। तो ये बताइए कि 18% जो मुसलमान है जो लालू जी को वोट दिया है, वो लालू जी को काहे वोट दिया है? लालू जी उसके जाति के तो नहीं है। मुसलमानों ने लालू जी को वोट क्यों दिया? अरे भाई, नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%, 16%। ये आपके मन में ऐसा बात बैठा दिया गया है कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कीजिए। जाति, जब आदमी वोट करता है तो जो भी समाज में सच है वो राजनीति में भी होगा। जाति समाज का एक बड़ी सच्चाई है, तो राजनीति में भी जाति का प्रभाव होगा। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ बिहार में नहीं है, ये प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है, ये प्रभाव तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है। बिहार के आदमी को लगता है कि खाली जाति बिहार में है। 1975 में गुजरात में खाम थ्योरी बनाया गया, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, ये लोग मिलकर कांग्रेस को जिताते थे। उसको कहा गया खाम। उसको तोड़ने के लिए पटेलों को भाजपा ने वहां संगठित किया। खाम थ्योरी तो बिहार में नहीं बना था। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी हैं, रेड्डियों का राज था, कम्मा लोग उसको चुनौती दिए। आप कर्नाटक में सुनते हैं वो का लिंगा है, लिंगायत है। आप यूपी देख रहे हैं, बंगाल देख रहे हैं, हर जगह जाति है। जितनी जाति आंध्र प्रदेश में है, जितनी जाति गुजरात में है, जितनी महाराष्ट्र कर्नाटक में, उतना बिहार में भी है। आपको लग रहा है कि ना भैया ये तो गलत है, बिहार में तो हर बार चुनाव में जाते पर वोट पड़ता है। हम आपको गिनवा देते हैं, जरा याद कर लीजिए। 1984 में इसी बिहार में, आप लोग सब लोग याद कर लीजिए, 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला। करीब 54 के में 53 सीट वो लोग जीत के आए। आपसे पूछेंगे भाई जाति का इतना प्रभाव है तो राजीव गांधी के जाति का ज्यादा आदमी तो था नहीं, कैसे जीत गया कांग्रेस? तुरंत आदमी, राजनीतिक आदमी लोग कहेगा कि 1984 में भैया इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ था, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसी में सब जात पात टूट गया, सब लोग जाके कांग्रेस को वोट दिया। इसको लिख लीजिए भाई एक लाइन। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ? जनता दल बीपी सिंह को कैसे पूरा बिहार में वोट पड़ गया? तो लोग कहेंगे भैया लोग बीपी सिंह को वोट नहीं दिया, जनता दल को वोट नहीं पड़ा। जो बोफोर्स का मामला था,
बोफोर्स इतना बड़ा मामला बन गया, भ्रष्टाचार इतना बड़ा विषय बन गया कि सब आदमी जाति पाति भूलकर बीपी सिंह और जनता दल को वोट दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ। गुजरात का एक आदमी मोदी कैसे आकर पूरा बिहार जीत गया। तुरंत आदमी कहेगा कि भैया भाजपा का तो कुछ नहीं था बिहार में, लेकिन मोदी जी का जो लहर चला ना, सब युवा बुजुर्ग सब आदमी जाकर मोदी के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे भैया 2019 में क्या हुआ। आप बताइएगा कि भैया 19 में तो एकदम कांटे का बराबरी का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद तो समझिए कि हर घर से लोग जाकर मोदी को वोट दे दिया भाजपा को। इन चारों बातों को आप लिख लीजिए। 1984 एक घटना है, एक राजनीतिक व्यक्ति की मृत्यु और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। और 2019 एक विषय राष्ट्रवाद राष्ट्रीय सुरक्षा विचारधारा है, उसके बनी हुई लहर। आपको ये क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो बिहार के में ही समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। ये आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, करता रहा है, ये प्रमाण है। अब आपको फिर क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि बीच के कई इलेक्शनों का हमने जिक्र नहीं किया। उसमें क्या हुआ? जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जब कोई ऐसा विषय नहीं है, जब कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है कि दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाते वाले को दे देते हैं। इसलिए आपको बार बार लगता है कि नहीं भैया जाति पर वोट पड़ता है। कई लोग खड़ा होकर फिर गलत करेगा कि ना भैया ये तो लोकसभा का उदाहरण दिए हैं, विधानसभा में तो जाते पर वोट पड़ेगा। आप विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए। 2010 में इसी बिहार में नीतीश और भाजपा एक साथ चुनाव लड़े। सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश जी और भाजपा के साथ उस समय नरेंद्र मोदी की इतनी ताकत नहीं थी, और तब लालू आज के मुकाबले कांग्रेस, लालू और रामविलास ज्यादा ताकतवर थे। इसके बावजूद एनडीए को, नीतीश और भाजपा के गठबंधन को 206 सीट मिला। आज वही 2020 में वही गठबंधन चुनाव लड़ा। इस बार नीतीश और भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी की ताकत भी रही। लालू पहले से कमजोर हुए हैं, कांग्रेस भी कमजोर हुई है, और रामविलास पासवान जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। इसके बावजूद उसी गठबंधन को 115 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? नीतीश और एनडीए के समीकरण के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं, ये 206 सीट इसलिए आया था कि बिहार में करीब करीब हर व्यक्ति ये मानता है कि नीतीश कुमार अपने पहले टर्म में 2005 से लेकर 9 में कुछ काम करते हुए, सुधार करते हुए दिखे थे। तो काम का प्रभाव भी था और समीकरण भी था, तो मिलाकर 206 सीट जीते। और जब 2020 में खाली जातीय समीकरण पर गए तो 115 सीट नहीं मिला। लोकसभा और विधानसभा को छोड़िए, अब नीचे आ जाइए पंचायतों में। पिछले चुनाव में 82% मुखिया चुनाव हारा है। सिटिंग मुखिया 82% चुनाव लोग हारे हैं, और 90% से ज्यादा वार्ड सदस्य लोग चुनाव हारे हैं। आप अपने अपने पंचायत में देख लीजिएगा। शायद ही कोई मुखिया 10 में 1 या 2 आदमी रिपीट हुआ है। तो क्या मुखिया जी लोग के जाति का सब लोग छोड़कर उनका पंचायत चला गया है? मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। समाज में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार आपको राजनीति में दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में भी आपको जाति दिखेगी। समाज में अगर बाहुबल का प्रभाव है तो राजनीति में भी उसका प्रभाव दिखेगा। राजनीति समाज का आईना है। अंतिम बात, आपने कहा, कई लोग कहता है भैया जब तक जाति नहीं सुधरेगा बिहार नहीं सुधर सकता है। बिल्कुल गलत बात है। जब आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा। भैया समाज में जाति ना रहे, पैसे का बोलबाला ना रहे,
सब कुछ अच्छा हो जाए तब हम राजनीति में आएंगे। तो भैया जब सब अच्छे हो जाएगा तो तुमको राजनीति करने की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए। और अगर आप सोचिएगा कि जाति न रहे तब राजनीति करने आएंगे तो ना जाति कभी खत्म होगा ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। जो समाज की अच्छाई या बुराई है उसके रहते हुए ही उसका नेतृत्व करना है, उसी का नाम राजनीति है। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो आपके बस का ये चीज नहीं है कि सब सुधर जाएगा तब हम जगेंगे। गांधी जी जब आए होंगे तो जाति नहीं था देश में, तब छुआछूत तो आज से ज्यादा रहा होगा। ये गलत बात मत सोचिए। दूसरी बात कोई कह रहा है, अरे भाई यहाँ पर तो बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसलिए है कि यहाँ पर पंचायती राज से जुड़े हुए कई साथी बैठे हुए। भाई साहब एक हमारे दल से जुड़े हुए कह रहे हम प्रमुख भी रहे मुखिया भी रहे। आप जरा देखिए जब प्रमुखी का चुनाव हो रहा है, कौन ऐसा बीडीसी है जो नेपाल में 2 महीना छुट्टी मनाने के लिए पैसा नहीं मांग रहा है? 2 लाख 3। जब एक प्रमुख जीतने के लिए 2 करोड़ रुपया खर्च कीजिएगा तो चोरी नहीं कीजिएगा तो गेहूं बेच के पैसा लाइएगा। हम लोग गांव में जाते हैं, लोग कहता है भैया मुखिया बड़ा चोरी कर रहा है। हम बात सुनते हैं, क्या कर रहा है मुखिया भाई? कह रहा है भैया राशन कार्ड में पैसा ले रहा है, इंदिरा आवास में पैसा ले रहा है। भाई साहब एकदम उद्वेलित होकर बोले, इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है। बताइए जितने लोग चुनाव लड़े हैं, जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, हिंदू को पाउस पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। वो कहां से लाएगा पैसा भाई? भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब आप भ्रष्टाचार नहीं कीजिएगा। बिहार में आदमी सोच रहा है, सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। हमारा लड़का बढ़िया मजाक करता रहे, दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए। ये नहीं हो सकता है रे भाई। आप चोरी करोगे तो आपका नेता ईमानदार नहीं होगा। आप 500 रुपया लेकर वोट बेचिएगा या जात के नाम पर मुफ्त में वोट दीजिएगा तो आपका नेतृत्व अच्छा नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। वो जन सुराज के नाम पर आए या किसी दूसरे दल के नाम पर आए, जन सुराज में भी अगर कोई 2 करोड़ रुपया खर्च करके जीतेगा वो भी चोरी करेगा, कैसे रुक जाएगा? आप कह रहे प्रशांत किशोर के पास कोई जादू का छड़ी है? नहीं सुधर सकता है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है, चाहे 1 प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। आप कह रहे भैया बताइए आप कैसे भ्रष्टाचार रोकिएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार आप बताइए? जब लोग ही पैसा लेकर वोट देंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? दुनिया में जितने देश हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, खत्म तो शायद कहीं नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जो देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है उन देशों का जाकर अध्ययन कीजिए। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं दुनिया में, वहां भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, उन देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम है। कैसे उन्होंने कम किया? उन्होंने 4 बातें करी। पहली बात, उन्होंने ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है। ईमानदार जनप्रतिनिधि किसी के माथा पर तो लिखा नहीं है कि कौन ईमानदार है कौन चोर है। ईमानदारी तब आएगी जब अपने जनप्रतिनिधि को आप अकाउंटेबल बनाइएगा कि भैया तुम चोरी करोगे, तुम गलत करोगे, काम नहीं करोगे तो अगली बार तुमको हरा देंगे। तो धीरे धीरे लोग सुधरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में ही नल जल में लूट हुआ तो जितना वार्ड सदस्य लोग लड़े थे सब चुनाव हार गए। तो अगली बार